अब हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। सर्विसेज डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 102। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग। कहते हैं सर्विस का मतलब कुछ भी, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज। कहते हैं गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, इन तीन के अलावा जो कुछ भी है सब सर्विसेज हैं। एग्जाम्पल, जैसे देयर इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड देयर इज ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने चार्टेड अकाउंटेंट की एडवाइस ली या लीगल सर्विस ली या लीगल कंसल्टेंसी ली। बदले में चार्टेड अकाउंटेंट ने 2 लाख रुपए चार्ज किए। अब सवाल ये उठा, चार्टेड अकाउंटेंट ने जो एडवाइस दी, जो ए लिमिटेड को एडवाइस दी है, क्या ये गुड्स है या सर्विस है? देखो, आप लोगों को पता है सर्विस है, लेकिन आप लोग कैसे बोल रहे हो? जो आपकी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लॉजिकल तरीका क्या होगा कहने का? चार्टेड अकाउंटेंट ने जो एडवाइस दी, पहले चेक करो क्या ये गुड्स में कवर तो नहीं हो रहा। और गुड्स का मतलब क्या होता था? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एडवाइस तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो एडवाइस गुड्स नहीं है। जब गुड्स नहीं है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, वो सब सर्विस है। क्या एडवाइस देना गुड्स है? नहीं। क्या मनी है? नहीं। क्या सिक्योरिटीज है? नहीं। तो क्या बन गया ये? ऑटोमेटिकली ये सर्विस बन गया। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 102 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कोई लीगल एडवाइस या लीगल कंसल्टेंसी दी है ए लिमिटेड को, बदले में 2 लाख रुपए चार्ज किए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्विस दी है, और जब आप सर्विस रेंडर करोगे तो सर्विस रेंडर करने पर जीएसटी की लायबिलिटी आती है, अनटिल और अनलेस उसको सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 शेड्यूल नंबर 3 में जो 8 एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये कवर ना हो रहा हो। अगर वहाँ कवर हो जाए तो आप जीएसटी से बच सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। अब सर्विसेज मीन्स एनीथिंग। अभी इस पूरे फ्रेज का एक और एग्जांपल देखते हैं सर्विसेज मीन्स एनीथिंग का। जैसे देयर इज ए मैनेजमेंट ट्रेनर। मैनेजमेंट ट्रेनर ने ए लिमिटेड को कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग दी। अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना ये क्या गुड्स है? नहीं, क्योंकि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी और सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम और थिंग्स अटेस्टेड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड, वो सब है ना। तो भाई देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना गुड्स तो नहीं है। क्या ये सर्विस है? सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, वो सर्विस होगा। तो यस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्विस है। अगर मैनेजमेंट ट्रेनर ने बदले में 50 लाख रुपए चार्ज किए, तो क्या मैनेजमेंट ट्रेनर को जीएसटी पे करना पड़ेगा? हाँ। अगर 7 सबसेक्शन 2 में जो शेड्यूल नंबर 3 है, अगर वहाँ आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई इस एक्टिविटी को ना किया गया हो, तो फिर यस, आपको इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ सकता है। मान लो इस मैनेजमेंट ट्रेनर ने इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद ए लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनर को बोला कि अब हमारे सभी एम्प्लॉयज ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप प्लीज़ कंपनी से जा सकते हैं, बदले में हम आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैनेजमेंट ट्रेनर ने बोला, ये 2 करोड़ रुपए किस बात के? तो ए लिमिटेड ने बोला कि आपने 10 साल तक हमारी कंपनी में काम किया, आपको हमारी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता है, आप प्लीज़ उनको किसी हमारे कंपटीटर के साथ डिस्क्लोज मत करना। यानी कि ए लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनर के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर दिया और कहा कि ये 2 करोड़ रुपए उसी चीज के हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
मैनेजमेंट ट्रेनर ने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें 2 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं। ये जीएसटी ऑफिसर पूछेगा कि साहब ये 2 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आए, तो मैनेजमेंट ट्रेनर क्या बोलेगा? क्या मैनेजमेंट ट्रेनर ने कोई सर्विस दी? देखो भाई, जो सर्विस दी थी उसके 50 लाख रुपए तो तुम्हें मिल चुके हैं 10 सालों तक। ये 2 करोड़ रुपए आपको क्यों मिले? क्या आपने कोई सर्विस दी है? क्या आपने कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सर्विस दी? नहीं। लेकिन ये 2 करोड़ रुपए आपको क्यों मिले? क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन हुआ है। कुछ ना करना भी सर्विस मान लिया जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, वो सब सर्विस होगा। तो सर्विस की डेफिनेशन काफी वाइड उन्होंने दी है कि एनीथिंग, कुछ भी, अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, वो सब सर्विस होगा। अब आगे देखो, ये पूरा फ्रेज तुम्हें समझ आ चुका होगा। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अभी हमने कहा कि मनी को हम सर्विस नहीं मान रहे। मनी ना तो गुड्स है, मनी ना तो सर्विस है। सिक्योरिटीज ना तो गुड्स हैं, सिक्योरिटीज ना तो सर्विस हैं। क्यों? क्योंकि आपने गुड्स की डेफिनेशन जब देखी होगी तो उसमें लिखा था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स की डेफिनेशन में भी मनी और सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया, और सर्विस की डेफिनेशन में भी अगर आप देखें मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड रखा गया है। लेकिन वो कहता है सर्विसेज की डेफिनेशन में अगर आप देखोगे, कहते हैं मनी को हमने हटा रखा है, लेकिन मनी से रिलेटेड ये 2 पॉइंट हमने इंक्लूड कर रखे हैं। इसी प्रकार से सिक्योरिटीज को भी हमने हटा रखा है डेफिनेशन से, लेकिन सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग ये एक एक्सप्लेनेशन हमने इंक्लूड की है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूं, यह एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहती है। कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में जरा ध्यान से देखो। ओके, अगर आप देखोगे मिस्टर राम, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर राम के पास हैं। मिस्टर राम इन शेयर्स को बेचना चाहता है। इधर है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो ये रहा स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर राम ने 1000 शेयर्स स्टॉक मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर दिया बेचने का, यानी कि सेल ऑर्डर दे दिया। अच्छा, मिस्टर राम ने अपने स्टॉक ब्रोकर को कहा होगा और स्टॉक ब्रोकर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा। मिस्टर राम सिक्योरिटीज को बेचने का काम कर रहे हैं, और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है, यानी कि सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। और ये बात मैं पहले भी बता चुका था कि सिक्योरिटीज के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स करके हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब ऑलरेडी वहां पे टैक्स लग रहा है तो उसको जीएसटी में ला करके कोई भी फायदा नहीं है, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो राम जो सिक्योरिटीज को बेचने का काम कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, मिस्टर राम को इन सिक्योरिटीज में कोई भी जीएसटी नहीं देना, क्योंकि सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। नाउ स्टॉक ब्रोकर जो मिस्टर राम के बिहाफ में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, क्या स्टॉक ब्रोकर को जीएसटी देना पड़ेगा? स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज बेचने का काम नहीं कर रहे, स्टॉक ब्रोकर मिस्टर राम को सिक्योरिटीज बेचने में मदद कर रहे हैं। मैं फिर से एम्फेसिस करूंगा, स्टॉक ब्रोकर मिस्टर राम की मदद कर रहे हैं सिक्योरिटीज को बेचने में। स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज नहीं बेच रहा, स्टॉक ब्रोकर इज जस्ट हेल्पिंग मिस्टर राम टू गेट दो सिक्योरिटीज
sold in the market. Now, stock broker शेयर्स बेचने में मदद कर रहा है, तो स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज नहीं बेच रहा, स्टॉक ब्रोकर फैसिलिटेशन दे रहा है। स्टॉक ब्रोकर इस ट्रांजैक्शन को अरेंज करने में मिस्टर राम की मदद कर रहा है, यानी कि स्टॉक ब्रोकर बदले में जो ब्रोकरेज चार्ज करेगा मिस्टर राम से, स्टॉक ब्रोकर को उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ सकता है। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर फैसिलिटेशन दे रहा है, तो इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट। इस तरह का डाउट अपने मन में मत लाना। किस तरह का डाउट? द एक्सप्रेशन सर्विसेज की जो सर्विसेज है, इसमें हम जो सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग फैसिलिटेशन देने का काम कर रहा है, अगर उसको कुछ इनकम होती है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हमने सिक्योरिटीज को हटा रखा है गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से, लेकिन सर्विसेज को कंसिडर करते हुए स्टॉक ब्रोकर ने जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है आपको, उसको तुम सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड मत कर देना। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज नहीं बेच रहा, स्टॉक ब्रोकर सिक्योरिटीज बेचने में मदद कर रहा है और बदले में कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, तो उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना पड़ सकता है। ओके, तो अभी तक इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग जो एक डाउट था वो भी एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो चुका है। देन मैंने आपको बताया था कि मनी भी एक्सक्लूडेड है, लेकिन मनी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं जो सर्विसेज में हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये कहता है बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। अगर आप मनी यूज करने के लिए देते हो तो फिर उसके ऊपर वो सर्विस में कवर हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं। जैसे मान लेते हैं आपको 10-10 की करेंसी की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने शादी बारात में देखा होगा, वो 10-10 की गड्डियां उड़ाते हैं। अब मान लो आपको भी 10-10 की करेंसी की रिक्वायरमेंट है। आपने क्या किया, मिस्टर ए को 1,000 रुपये दिए और मिस्टर ए ने बदले में आपको 10-10 रुपये करके 900 रुपये दे दिए। और मिस्टर ए ने बोला कि भैया 100 रुपये मेरे बन गए। आपने 1,000 रुपये दिए, मिस्टर ए ने 900 रुपये आपको वापस कर दिए। नाउ 1,000 रुपये देना ये तो मनी की ट्रांजैक्शन है, और मनी ना तो गुड्स में कवर है, मनी ना सर्विसेज में कवर है। मिस्टर ए ने 900 रुपये दिए, 900 रुपये मनी है और मनी ना तो गुड्स में कवर है, मनी ना ही सर्विसेज में कवर है। लेकिन मिस्टर ए ने आपको 900 रुपये दिए हैं और बदले में आपसे क्या ले लिया, बदले में आपसे 100 रुपये ले लिए। क्यों ले लिए मिस्टर ए ने आपसे 100? क्योंकि मिस्टर ए ने बोला मैंने कन्वर्जन करने का काम किया है। आपने मुझे 1,000 रुपये दिए, मैंने आपको 10-10 की करेंसी के 900 रुपये दे दिए आपको। मैंने करेंसी को एक्सचेंज करने का काम किया है और इस एक्सचेंज के कारण मैंने 100 रुपये कमा लिए। तो ये 100 रुपये के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि मिस्टर ए ने क्या दी है, मिस्टर ए ने एक्सचेंज करने की सर्विस दी है। तो मिस्टर ए ये कह करके नहीं बच सकता कि मैंने तो 900 रुपये मनी की फॉर्म में दिए हैं। नहीं, आपने ये जो 100 रुपये अपने पास रख लिए। क्यों रख लिए? क्योंकि आपको लगता है ना कि आपने कन्वर्जन की सर्विस दी है, तो इसीलिए इन 100 रुपये के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यह मैं भी एक्सप्लेन करूंगा यूज ऑफ मनी का, बट इसे देखो, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इट्स कन्वर्जन। आप कन्वर्जन कर रहे हो फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अगर अभी मेरे वाले एग्जांपल को देखो कि मैंने 1,000 रुपये दिए, उसने मुझे 10-10 के 900 रुपये दे दिए और 100 रुपये उसने अपने पास रख लिए, तो मैं कह सकता हूँ 100 रुपये उसने कंसिडरेशन चार्ज कर लिया। और क्यों करा? क्योंकि उसने एक डिनोमिनेशन के बदले मुझे अलग डिनोमिनेशन के नोट दिए।
मैंने 1000 रुपये एक डिनोमिनेशन के बदले 10-10 की डिनोमिनेशन की करेंसी ले ली, तो इसी को वो कह रहे हैं कि आप कन्वर्जन करने का काम कर रहे हो, उसके बदले अगर आपको कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप ये कह करके नहीं बच सकते कि मैंने तो मनी की ट्रांजैक्शन की है। नहीं, आपने सर्विस दी है, क्योंकि कन्वर्जन करना मनी देना इक्वल नहीं होता। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लिखा हुआ है कन्वर्जन, जैसे मान लो आप बैंक में गए, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, बदले में कैश निकाल लिया। नाउ मैं कह सकता हूं आपने कन्वर्ट करवाया कैश या एनी अदर मोड यानी कि चेक या डिमांड ड्राफ्ट। आप चेक लेकर के गए, आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर के गए, आप प्रोमिसरी नोट लेकर के गए, ठीक है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेकर के जा रहे हो डिस्काउंटिंग के लिए। बदले में बैंक आपको जब डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी देगा तो बदले में कुछ वो डिस्काउंट वगैरह काटेगा, अपना कुछ कमीशन वगैरह काटेगा अपना। तो बैंक जो है वो जो कमीशन काटेगा, उस कमीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उस कमीशन, वो जो कमीशन आपने काटा है वो कंसिडरेशन है, और ये सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर लिखा है बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दिस। ठीक है, मान लो आप मनी चेंजर के पास गए, ऑथराइज्ड डीलर, आपको मान लो अमेरिका जाना है, मनी चेंजर के पास आप गए, मनी चेंजर ने क्या किया, मनी चेंजर ने आपसे कुछ रुपए लिए और बदले में आपको डॉलर्स दिए, तो उसने भी कुछ कमीशन वगैरह काटा होगा, तो वो कमीशन भी क्या मान लिया जाएगा, वो कमीशन भी सर्विसेज मान लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यूज ऑफ मनी वाला पॉइंट समझा देता हूं। यूज ऑफ मनी का क्या मतलब है? जैसे मान लो देयर इज ए बैंक, इस बैंक ने आपको 50 लाख रुपए दिए। आप कौन? ए लिमिटेड। कुछ समय के बाद आपने इन 50 लाख रुपए को वापस किया। नाउ बैंक ने 50 लाख रुपए दिए, ये तो भैया मनी है। आपने 50 लाख रुपए वापस कर दिए, ये भी मनी है। तो 50 लाख रुपए का लोन देना और 50 लाख रुपए का लोन वापस कर देना, ये मनी की ट्रांजैक्शन है, और मनी की ट्रांजैक्शन में कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ना तो ये गुड्स में कवर है और ना ही ये सर्विसेज में कवर है। लेकिन ए लिमिटेड ने जब 50 लाख रुपए वापस किए तो आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का दिया। बैंक को 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का मिला। अब बैंक से पूछा गया कि आपको ये 1 लाख रुपए क्यों मिले? बैंक ने बोला कि मैंने 50 लाख रुपए ए लिमिटेड को यूज करने को दिए थे। ए लिमिटेड ने कुछ साल तक मेरे 50 लाख रुपए यूज किए, तो उसका मैं चार्ज ले रहा हूं 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए को मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, यूज ऑफ मनी। और यूज ऑफ मनी को उन्होंने सर्विसेज की डेफिनेशन में कंसिडर किया। यानी कि मनी का अगर आप यूज करते हो, उसके बदले आप कुछ चार्जेस पे करते हो, तो जिस पर्सन को वो आपने चार्जेस दिए हैं उसकी लायबिलिटी बन जाएगी जीएसटी पे करने की। तो अगर बैंक को 1 लाख रुपए मिले हैं इंटरेस्ट के, क्योंकि बैंक ने 50 लाख रुपए यूज करने के लिए दिए थे, तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर क्या होगा, इन 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक को जीएसटी पे करना पड़ सकता है। लेकिन अब कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन क्या दी, कुछ लोगों ने कहा कि देखो भाई, बैंक ने 50 लाख रुपए 2020 में दिए थे, ए लिमिटेड ने वापिस किए ये 50 लाख रुपए 2050 में। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कंसेप्ट था। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता था कि आज से कुछ साल पहले जो मनी की वैल्यू थी, इन्फ्लेशन के कारण अगर सेम मनी को आज आप लोगे तो वो रिड्यूस्ड वैल्यू में आपको मिलेगी। तो एक प्रकार से 50 लाख रुपए की जो वैल्यू 2020 में थी, 50 लाख रुपए की वैल्यू 2050 में वो काफ़ी कम हो चुकी होगी। तो 1 लाख रुपए उसी इन्फ्लेशन को रिकवर किया गया है। इन शॉर्ट 50 लाख रुपए जो दिए थे वही 50 लाख रुपए मुझे वापस मिले हैं। ये कुछ लोगों का गवर्नमेंट के साथ तर्क था कि भाई देखो, आप कह रहे हो कि 50 लाख रुपए देना 50 लाख रुपए लेना कोई ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी जिसमें जीएसटी की लायबिलिटी आए, लेकिन आप कह रहे हो कि ये जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है ये आपने मनी को यूज करने के लिए दिया,
इसके बदले आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके ऊपर जीएसटी पे करो। लेकिन बैंक्स वगैरह ने सरकार को समझाया कि देखो, जो 50 लाख रुपए मैंने दिए थे वो 2020 में दिए थे, और जो मुझे 50 लाख रुपए वापस मिल रहे हैं वो 2050 में मिलते हैं। तो एक तरीके से जो इन्फ्लेशन के कारण 50 लाख रुपए की वैल्यू कम हो गई होगी इतने सालों में, मैंने 1 लाख रुपए उसी के रिकवर किए हैं। अगर मैं नट शेल देखूं तो जो मैंने 50 लाख रुपए दिए थे वही 50 लाख रुपए मैंने वापस लिए हैं। और क्योंकि मैंने केवल मनी की ट्रांजेक्शन की है और ना ही मनी गुड्स में कवर है, ना ही सिक्योर सर्विसेज में कवर है, तो मनी के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने बोला चलो ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं, बट ये बताओ आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हो। बैंक ने बोला 12%, बैंक ने बोला 10%, और गवर्नमेंट ने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा कि जो इन्फ्लेशन बढ़ने का रेट है वो तो केवल 7% का है। इसका मतलब आप 10% 12% चार्ज कर रहे हो। इसका मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि आपने मनी को यूज करने के लिए दिया, जो ये इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है आपका वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब बैंक ने बोला चलो ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं कि 12% हम लोग चार्ज कर रहे हैं, बट ये भी तो देखो उसके अंदर जो 7% है वो तो इन्फ्लेशन का ही रिकवर कर रहे हैं हम लोग। तो कायदे से अब क्या होना चाहिए कि जो 7% है उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए और जो बैलेंस है उसको टैक्सेबल बना दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने अपना बड़ा दिल दिखाया और गवर्नमेंट ने कहा कि कब तक ये बाइफर्केशन करेंगे कि पहले इन्फ्लेशन वाला अलग निकालो, नॉन इन्फ्लेशन वाला अलग निकालो, नॉन इन्फ्लेशन के ऊपर जीएसटी दो। तो गवर्नमेंट ने बोला आपकी इस एक्टिविटी को हम एग्जम्प्ट कर देते हैं। और गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर सेक्शन नंबर, अगर सीजीएसटी एक्ट को देखोगे तो सेक्शन नंबर 11, और आईजीएसटी एक्ट को देखोगे तो सेक्शन नंबर 6। इन दो सेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को एग्जम्प्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट ने इन ट्रांजैक्शन को एग्जम्प्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला जो आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है क्योंकि आपने एडवांसेस दिया था, लोन दिया था, इस 1 लाख रुपए को हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में यह भी बोल दिया कि आप इसका गलत मतलब मत निकालना, आपकी हम हर एक एक्टिविटी को एग्जम्प्ट नहीं कर रहे। क्या बैंक का काम सिर्फ लोन देने का होता है? नहीं, बैंक तो भैया डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार करता है, और डिमांड ड्राफ्ट में वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। तो बैंक ने जो डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया उसके एवज में एक्स्ट्रा मनी जो चार्ज किया उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। इसी प्रकार से बैंक जब आपको लोन दे रहा है तो बैंक आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करवाता है। बैंक आपसे ये चेक करता है कि आप लोन की रिपेमेंट कर भी पाओगे या नहीं। तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस लेता है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने के लिए। तो जो बैंक ने आपसे प्रोसेसिंग फीस ली, से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए की, इस 5,000 के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता देता हूं, वैसे तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया है ये आपने मनी को यूज करने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया, बट इसको गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 से एग्जम्प्ट कर दिया गया, और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 5-6 से भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, जब कभी भी हम लोग एग्जम्पशन की बातों को पढ़ते हैं तो एग्जम्पशन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू निकालती है, और नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट एंट्री के थ्रू हमें एग्जम्पशंस बता देती है। तो सबसे पहले मैं एंट्री नंबर 26 की बात करता हूं। एंट्री नंबर 26 ने लिखा है सर्विसेज बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी सर्विस देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उन सभी सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एंट्री नंबर 26 से सर्विसेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एग्जम्प्ट किया गया है। आई रिपीट, एंट्री नंबर 27। अब हम देखते हैं जो बात मैंने अभी ये बैंक वाली आपको बताई थी ना, कि बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया 1 लाख रुपए का, इसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो कौन सी एंट्री से एग्जम्प्ट कर रखा है? एंट्री नंबर 27। एंट्री नंबर 27 में क्या लिखा है? एंट्री नंबर 27 में लिखा है सर्विसेज
by way of extending deposits, loans और एडवांसेस। अच्छा, मेरी बात को फिर से जरा ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ, कहीं पे नहीं लिख रखा सर्विसेज बाय बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनी को लोन देने का काम करती है और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो वो भी एंट्री नंबर 27 में कवर हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन मत लाना कि एंट्री नंबर 27 केवल बैंक्स के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ, और कहीं पे नहीं लिख रखा सर्विसेज बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। नाउ कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। आपने डिपॉजिट्स की फैसिलिटी दी, लोन्स दिया, एडवांसेस दिया, इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड कि जो कंसिडरेशन आपने लिया है वो इंटरेस्ट के तौर पे आपने लिया है, डिस्काउंट के तौर पे आपने लिया है, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है। याद रखना, बैंक ने अगर मुझे लोन दिया, बदले में मैंने इंटरेस्ट अमाउंट दिया, तो एंट्री नंबर 27 में वो इंटरेस्ट का अमाउंट एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन केवल बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, टू द एक्सटेंट इट इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर बैंक ने एप्लीकेशन प्रोसेस करने की फीस ली है मुझसे, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने प्रोसेसिंग फीस ली, तो उस प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि वो एंट्री नंबर 27 में कवर नहीं है। याद रखना इस बात को। फिर कहता है अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। कहता है वैसे तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 27 में, बट अदर देन द इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? मान लो बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया और कहा कि इस पर्टिकुलर महीने में आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मान लो इस महीने की लिमिट थी 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। फिर गवर्नमेंट नहीं, बैंक कहता है कि अगर आप 60 दिनों के अंदर अंदर 1 लाख रुपए फिर से डिपॉजिट कर दोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं करते तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नाउ गवर्नमेंट ने बोला कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक्स आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इतना ह्यूज अमाउंट का होता है कि वो साफ तौर पर लगता है कि केवल इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, बल्कि क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की सर्विस आपको दी है, उस सर्विस के बदले वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आनी चाहिए। उस इंटरेस्ट को हम लोग जीएसटी के दायरे के बाहर नहीं रखेंगे। तो एंट्री नंबर 27 में ये वाला इंटरेस्ट कवर नहीं है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। ठीक है। फिर कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटर से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स बाय फॉरेन एक्सचेंज और अमंगस्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स। जैसे मान लेते हैं मैं मनी चेंजर के पास गया, मैं ऑथराइज्ड डीलर के पास गया, मैंने ऑथराइज्ड डीलर को कहा कि मुझे $1 लाख की रिक्वायरमेंट है। ऑथराइज्ड डीलर ने बोला ठीक है, आप मुझे इतने रुपए जमा कर दो। अच्छा, एक्सचेंज रेट जो है वो आरबीआई डेली बेसिस में रिफ्लेक्ट करवाता है, लेकिन मान लो जो एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 का, वो आरबीआई बताता है 73 रुपीज़, लेकिन जो मनी चेंजर है वो मुझसे पर डॉलर 75 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। वो 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहा है? वो कह रहा है भाई ये हमारा कमीशन है, 2 रुपये हम महंगा देंगे क्योंकि हमारा कमीशन है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक तरीके से मनी चेंजर मुझे सर्विस दे रहा है और सर्विस के बदले उसने 2 रुपये पर डॉलर जो एक्सेस लिया मुझसे, वो उसने अपना कमीशन ले लिया।
तो उस कमीशन को गवर्नमेंट ने बोला कि हम एंट्री नंबर 27 से एग्जम्प्ट नहीं कर रहे। तो फिर क्या एग्जम्प्ट कर रहे हैं? यहां पर ये मनी चेंजर वाली बात क्या लिख रखी है? कह रहे अगर एक मनी चेंजर दूसरे मनी चेंजर को ये फैसिलिटी दे रहा है, एक ऑथोराइज्ड डीलर दूसरे ऑथोराइज्ड डीलर को ये फैसिलिटी दे रहा है, या एक बैंक दूसरे बैंक को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने की। तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर भी लेते हैं दूसरे बैंक से, तो उनके हाथ में उसे एग्जम्प्ट किया गया है एंट्री नंबर 27 से। तो इन बातों को याद रखना। थैंक यू सो मच।